नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सुनीता। तो आज इसका पहला अध्याय पढ़ते हैं। श्रीकांत ने अनिवार्य बीए किया, एलएलबी किया, शादी की और प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो गिरस्ती और प्रैक्टिस गिरती पड़ती चलने भी लगी है, पर हरिप्रसन्न की याद दूर नहीं होती। वो याद खलल डालती है। हरिप्रसन्न का अब ठीक पता नहीं है। कॉलेज में वो मिला कि वो श्रीकांत केजी में बस चला। खूब चतुर, खूब कर्मण्य, खूब सप्राण और एकदम अज्ञेय ऐसा वो था। सबके सब काम आता था, सदा व्यस्त रहता था, किंतु उसके बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास न थी। श्रीकांत आधा मन देना नहीं जानता, पर हरि की थाह का पता न मिलता था। परिणाम ये था कि यद्यपि श्रीकांत अवस्था में और श्रेणी में बड़ा था और उसके खर्च का भी अधिकांश बोझ उठाता था, फिर भी आपसी संबंधों की अपेक्षा श्रीकांत कुछ अनुप्रार्थी और अनुगृहीत प्रतीत होता था। हरिप्रसन्न प्रधान और अपेक्षणीय। बात ये थी कि परस्पर में स्नेह का समस्त व्यय श्रीकांत की ओर से था। हरिप्रसन्न अपने सब काम काज और मेल जोल के व्यापार द्वारा अपने को अधिकाधिक संचित ही पाता था, स्वयं खर्च नहीं होता था। अतः सार्वजनिकता उसके स्वभाव में खूब थी। ये सार्वजनिकता उसे घटाती तनिक न थी, परिपुष्ट ही करती थी। इधर श्रीकांत की वृत्ति में सार्वजनिकता को अवकाश न था। अपने परिमित परिचय क्षेत्र में ही वो पैसे का, स्नेह का, चिंता भावनाओं का इतना व्यय करता चलता था कि सार्वजनिकता के योग्य प्राणों की पूंजी उसके पास न बचती थी। हरिप्रसन्न बहुत ताज़ा रहता था, उद्यत, प्रसन्न, हल्का और स्कीमिंग ये वो कर सदा इसी में दिखता। किसी का आभार न मानता, न चाहता उसका कोई माने। मिलनसार था और बहुत तरह के काम जानता था। श्रीकांत अपने में रहता था, मानो कर्तव्य उसके सामने से प्रतिक्षण ओझल हो जाने की चेष्टा में है। इससे प्रतिक्षण उसे अपने सामने भरपूर देखते रहने की चेष्टा में रहना चाहिए। धर्म उसके ऊपर दूसरे के खर्च हुए पैसे का ख्याल रखता था। व्यायाम में नियमित था और लड़ना उसके लिए असंभव था। वह कुशल से अधिक खरा था। श्रीकांत पक्का कम न था, पर स्फूर्ति के लिए मानो हरि की अपेक्षा रखता था। हरि सुझाता, श्रीकांत करता। वारीकियों में हरि की बहुत पैठ थी। श्रीकांत वहां बैठने से बचता था। धर्म हरि के लिए उपयोग की और कभी प्रयोग और विनोद की वस्तु थी। श्रीकांत ऐसी जगह खिन्न भाव से तनिक मुस्कुरा देता था, दलील न करता था। श्रीकांत खुले मन, पुष्ट देह, संपन्न परिस्थिति, सुंदर वर्ण और धार्मिक वृत्ति का पुरुष था। हरिप्रसन्न का चेहरा कुछ नुकीला और काया स्वल्प थी। छुटपन से वो अपने को पिता के घर से तोड़कर भाग आया था और जहां हो, जब हो, अपने लिए जगह बना लेने के बारे में वो बेफिक्र रहता था। वह वृत्ति से कुछ संदेहशील, चतुर, कर्मण्य, कुशल, तीक्ष्ण बुद्धि और परिस्थिति से असंपन्न था। वो अत्यंत परार्थ तत्पर था, पर वो स्वयं खटाई में न पड़ता था। जीवन के संबंध में वो हिसाबी था, पर स्थूल हिसाब पर न चलता था। वो अपने दिए पैसे और लिए पैसे भूलता नहीं था, पर ऐसी बात कभी मुंह पर नहीं लाता था। वो किसी से लड़ नहीं सकता था, क्योंकि सबसे बना सकता था, और कोई सिद्धांत उसके निकट ऐसा अंतिम और ऐसा अपना न था कि उसको लेकर किसी से उलझन की धुन उसमें चढ़े। अब जब पक्की सड़क की राह चलते चलते श्रीकांत गृहस्थ वकील बन गया है, तब सोचता है कि अरे, वो हरिप्रसन्न कहाँ। वो भला है कि गृहस्थी में नहीं है और वकालत में नहीं है। क्या अब भी वो जीवन के साथ परीक्षण करने में वैसा ही उदात्त है, वैसा ही उद्यत है? मैं तो जिम्मेदार नागरिक बन गया हूं। परीक्षण हमारे लिए नहीं है, कानून सम्मत नागरिकता हमारे लिए है, सोचता है, और फिर अपनी कुर्सी पर बैठा सामने शून्य में हाथ बढ़ाकर मानो ऐसे विचारों को धकेलकर अपने से परे भी हटाता है। पत्नी सुनीता हल्की पढ़ी लिखी नहीं है और दोनों सम्मत हैं कि विवाह निवाहने योग्य संस्था है। समाज कैसे चले, नागरिकता कैसे चले, यदि जीवन परीक्षण के लिए ही समझ लिया जाए और कानून तोड़ने के लिए। क्या सच मानवता नहीं कायम है उस रूढ़ संस्था के सहारे जिसे कुटुंब कहते हैं और जो विवाह पर टिकी है? श्रीकांत जानता है कि वो इससे सहमत है, फिर भी मानो अपने से पूछता है, हाँ पूछता है, और कुछ देर बाद उत्तर में जैसे भीतर ही भीतर क्यों नहीं दोहराता हुआ वो असंगत भाव से उठ पड़ता है और तेज चाल से अपने कमरे में चलने लगता है। सुनीता, वो उच्च शिक्षिता है। वो तनिक भी इस तरह नहीं रहती कि लोग न समझें वो उच्च शिक्षिता नहीं है। कुछ दिनों से नौकर हटाकर घर का काम धंधा करना शुरू कर दिया है। चौका बासन भी करती है। हारमोनियम और वायलिन पर धूल चढ़ने देती है और पुस्तकों को भी अलमारियों में चुप लेटे रहने देती है। सुनीता सुंदरी, सुशीला। सुनीता जब इस तरह के काम कर रही होती है तब, यदि अकेले हुए और खाली हुए, तो श्रीकांत सामने दीवार में एकटक देखते हुए सांस लेते हैं और उठकर टहलने लगते हैं। और काम कर चुकने के बाद सुनीता, अनिंद यौवना सुनीता, काम से निवृत्त हुई और निरुद्देश्य कमरे में हुई तो सामने दीवार में एकटक देखती हुई एक भरी सांस लेती है, दूसरी लेती है और फिर झपटकर और किसी नए काम को ढूंढ डालती है और उसमें लग जाती है। विवाह को 3 वर्ष हुए हैं, कुल 3 वर्ष, और कैसी पत्नी उसे मिली है। विरला में विडल। क्या वो ये नहीं जानता है? जानता है।
किंतु कभी कभी संध्या की बेला में जब अंधियारा फीका होता है और चौके में से सुनीता के वासन मांजने की आवाज बिना सुने सुनाई देती है, तब पिछली बीती बातें अंगड़ाई लेती उड़ती सी हैं और श्रीकांत को होता है, अरे ये क्या है, क्या है। बहुत कुछ, सब कुछ उसे याद आता है। याद आता है एक समय था जब वे दो पढ़ते थे। ये दो एक थे और हरिप्रसन्न ने पूछा था, बताओ तुम क्या समझते हो कि मैं बनूंगा। श्रीकांत ने कहा था, मैं नहीं जानता हूं कि तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। उज्ज्वल शायद, कहकर हरिप्रसन्न क्षण भर के लिए अंधेरा सा पड़ गया था, मानो सामने कुछ भयावना देखता हो। उसने कहा था, देखो हरि, तुम्हारे बारे में कुछ कहना मेरे लिए अशक्य है, लेकिन हम अलग अलग चलें और फिर कभी हमारी राहें मिली तो हम देखेंगे। मैं एक जगह हूं, तुम चल रहे हो। बढ़ना नाम चलने का है या नहीं मैं नहीं जानता हूं। फिर कुछ देर तक सब कुछ चुप हो रहा था। अनंतर हरिप्रसन्न अपने आप में एकाएक असंगत रूप से एक साथ कह उठा था, कुछ लोग करोड़पति बने, कुछ नई उम्र में फांसी चढ़कर चुक गए। उन्होंने जगत को न किसी नवीन प्राणी का दान दिया, न पुस्तक का, न मैन्युफैक्चर्ड द्रव्य का। उन्हें याद करने की कोई बात नहीं। फिर भी क्या आगे बढ़कर ऐसे अपनाई गई मौत व्यर्थ है? बताओ, व्यर्थ है? तब उसका हाथ थामकर श्रीकांत ने गंभीर वाणी में कहा था, मौत आगे बढ़कर अपनाने लायक चीज नहीं है हरि। उसका आकर्षण है तो समझो उसका भय है। अपनी ओर से उसे अपना काम करते रहने देना काफी है। हरि चुप हो गया था। श्रीकांत को याद आता है कि उस समय उसके मन में जम गया था कि ये आदमी हरिप्रसन्न मौत के विचार के साथ हेल मेल बढ़ाना चाह रहा है। और उस ही वर्ष एक षड्यंत्र का विस्फोट हुआ। हरि पकड़ा गया और दूर दूर के लोग पकड़े गए। कुछ को फांसी हुई, बहुतों को जेल। 2 साल की सजा हरि को हुई। फिर असहयोग और सत्याग्रह आया। हरिप्रसन्न उसमें झुका। जेल पर जेल वहां भी हुई। 2 बरस हुए तक पत्र आते रहे थे। अब ये सब कुछ याद आता है और श्रीकांत के मन में प्रश्न होता है, अब वो कहाँ है, कैसा है? मैं तो घर गिरस्ती के बीच में हूं। चारों ओर से सुरक्षित, उपसेव्य, वो अभागा भटकते रहने के लिए अभी जिंदा है कि नहीं? उसी समय सुनीता ने धीमे से आकर दूसरी बार कहा, दूध ठंडा हो रहा है, लाऊं? श्रीकांत ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, दूध? ठहरो, हरि का पिछला पत्र उसी तुम्हारी वाली डायरी में है ना? उसे देखना, न हो उसके पुराने पते पर ही लिखेंगे और एक अपनी तस्वीर भी देना। शादी से ठीक पहले वाली, वही जो गजब की है। वो मुस्कुराया। सुनीता खुश हुई, समझी। भले आदमी को पता तो चले कि क्या जंगल और गांव और जेल की खाक छानता फिरता है। युवती रमणी और निर्मल शिशु भी दुनिया में है। इनको इनकार कर वो स्वराज्य लेगा। तुम अपनी तस्वीर जरूर कल देना। सुनीता ने यही कहा। तो लाऊं दूध? दूध? प्रसन्न श्रीकांत ने कहा, हां जरूर लाओ। श्रीकांत ने सुनीता के सो जाने पर रात में पत्र लिखना शुरू किया। लिखा, प्रिय हरि, 3 साल से ऊपर हो गए जब तुम्हारा पत्र आया था। कल हमने उसे टटोलकर नए सिरे से पाया। यानी अब मैं अकेला नहीं हूं। मेरा विवाह हो गया है और अब तक मेरी पत्नी तुम्हारी और तुम्हारे पत्रों की मित्र हो गई है। हम दोनों ने ये पत्र पाया और 3 साल हो गए तो क्या मैं उसी तुम्हारे पते पर आज लिखने की हिम्मत कर रहा हूं। ये खत तुम्हें पा जाए तो फौरन मुझे अपने हालचाल लिखना। यूं तो मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम मेरे खत के हाथ आने वाले हो। मैंने ऊपर लिखा, मैं एक नहीं, अब हम 2 हैं। ऐसा मालूम होता है अगर आरंभ से व्यक्ति अपने साथ जोर जबरदस्ती न करे तो समय आता है और वो अपने को 2 पाता है। कह सकते हो विवाह समाज की सृष्टि है। मनुष्य के भीतर प्राकृत रूप से वो नहीं है, लेकिन 1 से 2 होने की अपेक्षा आवश्यकता जान पड़ता है मनुष्य के भीतर तक व्याप्त है। न कहो विवाह है, कहो प्रेम, लेकिन आदमी अपने में अपने को पूरा नहीं पाता। दूसरे की अपेक्षा उसे है ही नहीं। मालूम तुम्हारा क्या हाल है और क्या अनुभव है। तुम देश देश भटका किए हो, तरह तरह के हालचाल तुमने देखे हैं। मुझे आशा है तुम अभी तक अकेले ही हो। क्या तुम अपने अकेलेपन में अपने को कभी भूखा नहीं पाते? अगर पाते हो तो उसका इंतजाम करने की भी कुछ सोचते हो, या उस भूख पर विजय पाना तुमने अपना धर्म बना छोड़ा है? पत्र के साथ तुम अपनी भाभी का चित्र पाओगे। ये तो मैं समझता हूं कि तुम जानते हो दुनिया में स्त्री भी है, लेकिन मुझे भय है तुम शायद स्त्री के होने को इसी तरह जानते हो जैसे और पदार्थ के होने को। जैसे वनस्पति है, फूल है, नदी है, झरना है, वैसे ही स्त्री भी है। क्यों कहो ये बात नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं ये बात गलत है। आदमी ये नहीं कर सकता। स्त्री को स्त्री संज्ञा देकर पुरुष को न छुटकारा है न होगा। उसे कुछ न कुछ और भी कहना होगा। माता कहो, बहन कहो, पत्नी कहो, उपपत्नी कहो, कुछ न कुछ अपनापन जतलाए बिना मात्र स्त्री संज्ञा का प्रयोग करके उस स्त्री द्रव्य से छुट्टी तुमको नहीं मिलेगी। अपनी भाभी की तस्वीर देखो और कहो, तुम्हें स्त्री से छुट्टी चाहिए? उनकी आंखें मुझे बहुत तंग करती हैं। तुम जानते हो परवश होना मुझे भी नहीं भाया, पर जहां वश न चले वहां क्या हो।
निश्चय परवशता में सुख नहीं है, किंतु नितांत एकाकी स्वाधीन होकर कैसे सुख मिल सकता है ये भी मैं नहीं जानता। मुझे ऐसा मालूम होता है कि आदमी को समर्पित होना होगा। ताड़ के पेड़ की तरह ऊंचा तनकर अकेले खड़े रह सकने में आदमी की सिद्धि है, ये मैं नहीं मानूंगा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जाओ जेल, जाओ जेल, जाओ जेल, यही मोक्ष है, यही धर्म है। घर ना बनाओ, यहां से वहां भटको, वहां से यहां, सेवा में लगे रहो, चाहे तन पर चिथड़ा ना हो, और तुमसे प्रत्याशा रखने वाले भूखे रहें और तुम निरंतर घटते जाओ, ये क्या है? मैं बहस नहीं करना चाहता। तुम जानते हो मुझसे तुम ही बहस में जीता किए हो, लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें थोड़े दिन का भी अवकाश हो और स्वास्थ्य इस लायक हो तो यहां आ जाओ। मैं खर्च को रुपए भेजता था, पर मुझे संकोच होता है। लेकिन तुम्हें जिस तरह की जरूरत हो मुझे लिख देना। तुम सबल आदमी हो, इन चीजों से ऊंचे हो। यहां आओ, रहो, और तबीयत न माने तो 5-6 रोज में फिर चले जाना। मुझसे ज्यादा अपनी भाभी का अनुरोध समझो। मैं तुमसे कहता हूं वो माननीय है, और तुम भारतीय संस्कृति को जानते हो, स्त्री पूज्या है। तुम उस संस्कृति के उद्धारक होकर उनकी बात की रक्षा से विमुख होगे। मुझे टालो, पर अपनी भाभी का आग्रह तो रखो। हरी, तुम आ जाओ, लिखो तुम कब आ रहे हो, और भाभी की तस्वीर के बारे में सच सच कहना, तुम क्या कहते हो। कितने ही देशभक्त बनो, सुरुचि तुमसे नहीं छूट सकती, और झूठ तुम नहीं बोलोगे। मैं वकालत करता हूं, और वो बेचारी भी कुछ साथ देती रही है, लेकिन हम दोनों का कुछ आंतरिक मेल नहीं। मैं उसे रिझा नहीं सकता दिखता, और तुम्हें मालूम है उसके हर साल एक से एक बढ़कर पाणी प्रार्थी युवा लोग मैदान में आते जाते हैं। तुम्हारे पत्र की बाट देखूंगा। जिंदगी में कुछ नए रंग का प्रवेश रहना चाहिए, और तुम, आशा है, कुछ नई वायु अपने साथ हमारे घर में लाओगे। हम दोनों का स्नेह, तुम्हारा श्रीकांत। ये पत्र चित्र के साथ विधिपूर्वक भेज दिया गया, और भटक भटक कर विधिपूर्वक वो पत्र डीएलओ से वापस आ गया। पत्र लेकर उसे कुछ देर तक देखता रहा, और फिर चुपचाप मेज की दराज में रख दिया। श्रीकांत चाहता है घर में कुछ ऋतु बदले, नहीं तो वहां अलसता और जड़ता सी छाई जाती है। बहुतेरी बार ऐसा हो गया है कि कमरे में होने पर भी कई मिनट तक उसे सुनीता से कहने का कुछ नहीं सूझा है, और सुनीता भी चुपचाप रही है। तब दम घुट घुट गया है। ऐसा क्यों हो जाना चाहिए, इसका कोई समर्थन, कोई कारण उसके मन को नहीं मिलता। कचहरी जाने से पहले हरिप्रसन्न के लौट आए खत की बात को लेकर श्रीकांत अंदर गया। कहा, सुनीता सुनो, हरिप्रसन्न का कहीं पता नहीं है। हमारा वो पत्र वापस लौट आया है। सुनीता ने सुन लिया। वो अपना चौके का काम करती रही, और उसने कहा, अच्छा, ये अच्छा, उसने इस तरह कहा जैसे ये बात हो गई, मैंने सुन ली। अब आगे भी कुछ कहना है? सुनीता ने कहा, तुम्हें आज कचहरी में देर तो नहीं हो जाएगी? कचहरी जाने में देर हो जाए, ये इच्छा करते भी मैं तुम्हें कभी पा सकता हूं या नहीं? सुनीता ने हठात कोमलता से कहा, तुम तो बिगड़ते हो। लो कहो, क्या कहते हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे कचहरी में देर हो जाएगी, श्रीकांत ने कहा, और वो धीरे धीरे कदम रखता हुआ कचहरी के लिए चल दिया। सुनीता अपना काम करती रही। जब काम खत्म हो गया तब कमरे में आ गई। सोचने लगी कि वो तो मुझसे यूं ही बिगड़ते रहते हैं, लेकिन क्या सच यूं ही बिगड़े रहते हैं? मैं अपने में क्यों उन्हें बांध कर नहीं रख पाती? मैंने इन पिछले दिनों अपने में से क्या खो दिया है कि उनके सामने फूल सी खिल नहीं आती हूं? बात यह है कि पानी बहते बहते कहीं बंध गया है, उसे खुलना चाहिए। जीवन को कुछ बहिर्गमन मिले, और घर के भीतर की गृहस्थी को घर के बाहर की दुनिया का और अधिक संसर्ग और अधिक संघर्ष मिले, तो शायद कुछ इसकी सृष्टि हो, चैतन्य जागे। बद्ध परिमाण एक ही एक ढंग के रहने से नई समस्याएं कहां से उठेंगी? और जब तक नवीनतर वर्तमान प्रतिपल, नवीनतर परिस्थिति और नवीनतर प्रश्न नहीं सामने लाते हैं, तब तक आकांक्षा और कर्म से भी नव्य बोध और प्राणों में नवस्फूर्ति कैसे होगी? सुनीता पहले अपने घर के निरानंद को हृदयंगम करती है, और जब सोचती है कि ये कैसे हटे, तो स्पष्ट रूप में ही वो पाती भी है कि अपने जीवन और घर के किवाड़ खिड़कियां खोल दे, खूब हवा आने जाने दे, तभी ठीक होगा। हवा में जो अशुद्ध है उसे शुद्ध करके परास्त करना होगा, जो शुद्ध है उसे अंगीकार करना होगा, किंतु हवा को तो इस घर में आर पार बहते ही रहने देना होगा। अस्वीकार और अंगीकरण दोनों की क्षमता अपने प्राणों में जगानी होगी, और इस प्रकार अपने को और अपने घर को पुष्ट और विशद बनाते चलना होगा। वो सोचती है, अब दशहरे की छुट्टियां होने के ज्यादा दिन नहीं हैं। कहूंगी, चलो कहीं बाहर चलें, और इस बार प्रयाग के कुंभ के मेले में भी जरूर जाना चाहिए। मैं समझती हूं कि दुनिया में इससे बड़ा मेला नहीं होता, और इतना पुराना भी शायद दूसरा मेला ना हो। घूमने से आंख भी खुलेगी और उदासी भी कटेगी। शाम को श्रीकांत के लौटने पर सुनीता ने कहा, अब की छुट्टियों में कहीं बाहर चलो। जरूर चलो, बोलो कहाँ चलना चाहिए? कहीं तीर्थयात्रा पर चलोगी? उसने कहा, कहीं चलो, तीर्थ ही चलो।
छुट्टियां आने पर वे चल दिए, जगह जगह घूमे, और सचमुच इससे इनके जीवन में भराव भी आता लगा। उन्हें परस्पर हंसना बोलना अब कठिन नहीं होता है। मिलकर परामर्श करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। दुनिया में बाहर आकर एक को दूसरे की आवश्यकता की कीमत लगती है। संयुक्तता का स्वाद घर से बाहर मालूम होता है। घर जब एक सदा ही दूसरे के सामने उपस्थित रहता है और जब उन्हें परस्पर के अभाव को अनुभव करने का तनिक भी अवकाश नहीं होता, तब एक की दूसरे में दिलचस्पी स्वभावतः फीकी सी पड़ती जाती है। अब खुली दुनिया में आकर वो पग पग पर दो के एक ही रहने की महत्ता का अनुभव करते हैं। तो ये था इसका पहला अध्याय। कल हम इसका दूसरा अध्याय पढ़ेंगे।